बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, शेख हसीना दिल्ली आ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वो दिल्ली आ सकती हैं। देखिए, 3-4 बड़ी बातें हैं। अगर शेख हसीना को पूरा हम देखें, उनके पिता के खिलाफ भी एक बार इससे पहले भी इसी तरह से तख्ता पलट उनका हो चुका है। और अपने दर्शकों को यह भी हम बताएं, 1975 में यह तख्ता पलट हुआ था उनके पिता के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान 72 में वो सत्ता संभाले, पीएम बने, लेकिन धीरे धीरे महंगाई, भाई भतीजावाद, बहुत सारे उनके खिलाफ आरोप लगे। सेना में असंतोष इतना बढ़ने लगा। 1975 में बांग्लादेश के वो राष्ट्रपति बने थे और 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के 6 जो मध्यम स्तर के अधिकारियों ने कुछ 100 सैनिकों के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक तख्ता पलट किया और हत्या कर दी थी। एक पूरा इस तरह का मतलब अगर हम देखते हैं कि कोई कब्जा कर रहा हो सत्ता पर, तो तख्ता पलट का एक इतिहास भी बांग्लादेश का रहा है मेस्टन साहब। और उसी में ये देखिए, विमान संख्या का नंबर इस वक्त आ रहा है AJAX 1431, विमान संख्या जिसमें शेख हसीना आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो दिल्ली आ सकती हैं। आपको बता दें, उनके परिवार के कई लोग हिंदुस्तान में हैं और ऐसे में दिल्ली आ सकती हैं। पूरा जो इतिहास है, कॉन्टेक्स्ट है तख्ता पलट का बांग्लादेश का, वो समझाते हुए शेख हसीना ने परिस्थिति देखी और वो वहां से सीधा रवाना हो गई है। मतलब एक तरह से वो भाग निकली है वहां से। मेस्टन साहब, कैसे समझाएंगे आप इसे, कैसे देखते हैं? बिल्कुल अंजना, पहली बात, देश के कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिसने ये पॉलिसी को अमल किया है और जो ये पॉलिसी पे कायम था, स्थिर था, अभी वही पॉलिसी मेकर या जो प्राइम मिनिस्टर है वहां से भाग जाए, तो ये तो एक किसी भी देश के लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि निकलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार अफगानिस्तान से अशरफ गानी भागा था और आज की तारीख में पूरी वहां की जनता उनको नफरत करती है, तो ये शेख हसीना ये जो कर रही है अपने वहां से तख्ता पलटने की तो चलो उम्मीद थी, लेकिन वो जो वहां से भाग रही है, वो एक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वहां जो इतिहास है, उसके लिए अच्छी बात नहीं है और हिंदुस्तान के लिए भी मेरे ख्याल अच्छी बात नहीं रहेगी। क्योंकि अगर उनका जहाज इंडिया में आता है तो फिर इसके पॉलिटिकल रिपरकशन इंडिया में भी होंगे और ये जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है वो भी फिर इंडिया के अगेंस्ट होगी। और मेरे को लगता है जिस प्रकार अभी सिचुएशन चल रही है, पहली बात तो ये अभी मेरे को लगता है ये आर्मी रूल तो वहां पर आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस के तो अभी हालात है ही नहीं, तो आर्मी को लेकिन पूरा हिस्ट्री ऐसा रहा है ना सर। देखिए कि जब शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ वहां पर तख्ता पलट किया गया, उनके परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया। शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना बची थी, क्योंकि उस वक्त की मिली जानकारी के मुताबिक वो लोग जर्मनी में थी। अब ऐसे में जिस तरह का ये तख्ता पलट था, जितना अग्रेशन, जितना आक्रामक के विरोध प्रदर्शनकारी हो रहे हैं, घर में घुस गए उनके, तो उनके पास विकल्प क्या थे? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ अंजना, विकल्प तो था नहीं। जैसे अशरफ गानी के पास भी कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये हम तो लाइव ट्रैकिंग दिखा रहे हैं सर, इस वक्त लाइव ट्रैकिंग हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वो विमान जो है उसकी लाइव ट्रैकिंग हम लोग दिखा रहे हैं। और ये अभी धनबाद के ऊपर उड़ता हुआ जामताड़ा और ये तमाम आप जगह देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल से गुजरता हुआ ये झारखंड के हिस्से से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विमान संख्या AJAX 1431, जिसमें शेख हसीना सवार है, और ये उस विमान का रूट हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब लाइव ट्रैकिंग विमानों की मुमकिन है, तो ये लाइव ट्रैकिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये बढ़ता हुआ आपको पश्चिम बंगाल से गुजरने के बाद झारखंड के धनबाद के ऊपर दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो दिल्ली का रुख कर सकती हैं। ऐसे में देखिए, 3 बड़ी बातें हैं जब हम बताते हैं। उनके पिता मुजीबुर रहमान आज अगर उनकी मूर्ति पर विरोध प्रदर्शनकारी चढ़े हैं, उसे तोड़ रहे हैं, तो एक वक्त पर उनकी हत्या ऐसी वजह से हुई थी क्योंकि जो परिस्थिति वहां पर महंगाई और भाई भतीजावाद का आरोप लगा था, उनके पूरे परिवार के लोगों को मार दिया गया था। 2 बेटियां बची थी, शेख हसीना, शेख रेहाना, क्योंकि ये लोग जर्मनी में थे। शेख हसीना फिर बनती हैं लगातार, वो 3 बार 4 बार वहां पर रही है। रिकॉर्ड 5वीं बार बांग्लादेश की वो पीएम बनी, 4थी बार आम चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। आरोप उन पर हमेशा यह लगता रहा कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों को दबा दिया है, विपक्षी पार्टियों ने पिछले चुनाव का ही बॉयकॉट कर दिया था। ऐसे में जब चारों तरफ से वो घिर गई जनरल, तब वो उनको लगा होगा कि अब मतलब जान बचाए, और इसी वजह से शायद वो सीधा निकल गई है वहां का रुख। और जो खबर है उसके मुताबिक तो यही है कि उनके परिवार के लोग, उनकी बेटी वगैरह सारी दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि जिस तरह का खतरा, जब एक बार जमात और जो BNP जैसी संगठन जुड़ जाएं, तो फिर सीधा जिंदगी पर खतरा आता है। और इसी वजह से शायद
ये परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, कैसे आप देखेंगे और भारत का रुख क्या रहना चाहिए? जनरल मिनिस्टर। अंजना, बिल्कुल आपने सही उचित सवाल उठाया। देखिए, इसको दो पहलू है देखने को, लेकिन मैं एज अ फौजी अगर ये पहलू देखता हूँ, क्योंकि हमारा तो आर्मी में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है, जी। तो वो भी एक देश की लीडर है, चाहे उन्होंने गलत डिसीजन लिया या जो भी है, उनके खिलाफ रिजेंटमेंट है। अब सवाल उठता है, उनको अपनी जान की ज्यादा चिंता है या वो एक कायरता पूर्वक हरकत करके और वहां से वो भागे। ये मेरा टेक है। मेरा एक विचार ये है कि देश के लीडर ने जो भी पॉलिसीज लागू की है, उसका परिणाम उसको उठाना पड़ेगा। कई बार होता है कि सत्ता में रहते रहते लोग आपसे परेशान हो जाते हैं, और यही साफ जाहिर है कि लोग उनसे परेशान थे, और ये जो भी पॉलिसीज थी, और खासकर जनवरी इलेक्शन से पता था कि वहां पर अस्थिरता आने वाली है। अब देखिए, अपनी वो जान को ज्यादा। एक सेकंड, आपको टोकरी में आपकी बात समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि एक फौजी होने के नाते आप जानते हैं कि लीडरशिप की क्या भूमिका रहती है। ऐसे में जो विमान हम दिखा रहे हैं वो झारखंड के ऊपर से होता हुआ इस तरफ से वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपने कहा कि पता नहीं, लेकिन अभी सूत्रों से यही खबर आ रही है कि वो दिल्ली आ सकती हैं। अब ऐसे में कैसे देखा जाए इसे, जनरल मिनिस्टर? और देखिए, अगर दिल्ली आती हैं तो इसकी तो मेरे ख्याल एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगी। इंडिया ने, कुछ लोग बोलेंगे बहुत सही किया है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत गलत किया है, क्योंकि पहली बार ये अंदरूनी मामला है बांग्लादेश का, तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू होगा। और जो वहाँ अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी हमारे देश के खिलाफ हो जाएंगी। अभी भी हो सकता है वो नेपाल लैंड कर ले, या हो सकता है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जा सकती हैं, या हो सकता है वो हिंदुस्तान में आए। तो अभी आप जिस प्रकार ट्रैकिंग कर रहे हैं तो विमान कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर इंडिया में लैंड होता है तो इसके, क्योंकि एक हम इस पूरे इलाके में हम एक रीजनल पावर है, और जिस प्रकार हमने G20 की लीडरशिप वगैरह की थी, तो ये काफी डिबेट पे आ जाएगा। हम मॉरली मैं बोल रहा हूँ अंजना, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि किसी की जान बचा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली और जब डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो इसके काफी रिपरकशंस होंगे। खासकर बांग्लादेश में जो जमायत है या सारी अपोजिशन पार्टीज है वो हिंदुस्तान के खिलाफ होंगी, ये मेरे को लगता है। तो इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, या एक सेफ पैसेज भी दे सकती है इंडिया, लैंड करा के यहाँ से इनका विमान को रिफ्यूल करके और किसी न्यूट्रल कंट्री में, और आमतौर पे न्यूट्रल कंट्री और दुबई यूएई बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, वो पॉसिबल मेरे को लगता है। लेकिन अगर यहीं पर रहेंगी वो, जबकि उनकी आप बता रही हैं फैमिली मेंबर्स यहाँ हैं, तो ये एक इंटरनेशनल इश्यू डिबेट पे जरूर आएगा। थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है जनरल मिनिस्टर, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव खबर है ये। ऐसा भी मुमकिन है कि इस रूट से वो जा रही हैं आगे, जैसा आपने भी कहा, जो फेवरेट ऐसे लोगों के लोकेशंस होती है वो यूएई या अलग अलग ऐसी जगह हैं, दुबई वगैरह, कहीं वो जा सकती हैं। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से जरूर खबर आ रही है कि वो दिल्ली आ सकती हैं। इस बीच जो हम लाइव ट्रैकिंग उनके विमान की कर रहे हैं, आपको बता दें कि वो अभी झारखंड के ऊपर से जो धनबाद वाला इलाका है वहां से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। यही वो चॉपर है जिसमें बांग्लादेश छोड़ा है शेख हसीना ने, और मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ रहे हैं। अब देखिए, एक जो आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आशुतोष, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? मुजीबुर रहमान, उनके पूरे परिवार के मतलब उनके खिलाफ, और उस कड़ी में उनकी हत्या, उनके परिवार वालों की हत्या, इसी तरह के तख्ता पलट में 75 की बात है, और उसके बाद से आज तख्ता पलट की परिस्थितियों को देखकर शेख हसीना वहां से निकल पड़ी हैं। आर्मी कह रही है हम अंतरिम गवर्नमेंट बना रहे हैं। भारत के नजरिए से भारत का रुख क्या होना चाहिए, और इस पूरे घटनाक्रम को बांग्लादेश में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत का रुख, मुझे लगता है जो भारत ने रुख अख्तियार किया है वो रुख इसलिए ठीक है क्योंकि ये अभी भी बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, और किसी भी देश को किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है भारत सरकार इसी रुख को आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये बेहतर रुख भी है, क्योंकि कल वहां पे किस तरीके का घटनाक्रम हो जाए, कल वहां पे क्या परिस्थितियां और बदल जाएं, तो उसमें भारत के लिए काफी एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार का रुख फिलहाल ठीक है, और उस पर किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं है। वो पेशेंस, वो धैर्य के साथ चीजों को देख रहे हैं और उसी हिसाब से अपने कदमों को रहेंगे। जहां तक शेख हसीना का भारत आने का सवाल है, इस पर अभी फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ जा रही हैं, किस वजह से जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, कौन और क्या भारत सरकार को उस पर क्या रुख होगा, ये तमाम चीजें अभी स्पेकुलेशन के दौर पे हैं। मुझे नहीं लगता इस पर किसी तरीके की टिप्पणी भी फिलहाल उचित होगी, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई किसी तरीके की कोई टिप्पणी, कोई रिएक्शन नहीं आया है। और बिल्कुल भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है, जो उसने कहा है कि इंटरनल मैटर है। हालांकि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं, एक तबका है
जो वहाँ लोकतंत्र का समर्थक है, जैसे कि वहाँ के जो नोबेल प्राइज विनर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वो इस बात से नाराज हैं कि भारत जो है उनको अकेला अलग थलग छोड़ रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब 1970-71 के दौर में जब ये बात शुरू हुई थी, तो भारत ने इमीडिएटली किसी तरीके से कोई इंटरव्यू नहीं किया था। उन्होंने लंबा समय इंतजार किया। जब स्थितियां हाथ से बाहर निकलने लगी, जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल पे पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनने लगा, और जब ये लग गया कि अगर मामले में इंटरव्यू नहीं करेगा तो भारत के लिए अपने स्तर पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेंट्स जो थे वो भारत में आ गए थे, करीब लाखों की संख्या में आए हुए थे, और उससे जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका था, असम का इलाका था, बंगाल का इलाका था, वहां समस्या खड़ी हो गई थी। तब भारत को इंटरवीन करना जरूरी हो गया था। लेकिन उस वक्त भी भारत ने 6 महीने तक इंतजार किया था, क्योंकि भारत की सेना उसके लिए तैयार नहीं थी। 6 महीने के बाद जब डिसाइसिवली इंटरवीन किया, तब उसके नतीजे नजर आए। इसलिए भारत सरकार का रुख पूरी तरीके से ठीक है, और किसी दूसरे देश के मामले में इंटरवीन करना जब तक जरूरी ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश पर अब आते हैं, जो वहां पर एक छात्र आंदोलन इतना उग्र होता चला गया। क्या आप मानते हैं कि लगातार वो 5वीं बार वहां पर पीएम बनी है, विपक्षी आवाजों पर उन पर आरोप लगता रहा कि मतलब विपक्षी पार्टियों ने यही बात कहकर बॉयकॉट किया था पिछला चुनाव। ऐसे में जो परिस्थितियां धीरे धीरे उनके खिलाफ बन रही थी, छात्र आंदोलन की आड़ में कई जो जमात हो, अलग बीएनपी हो, सबने उनको घेरा, जान पर बनाई। आज पीएम आवास में घुस गए, वो तस्वीरें भी दिखाई है, उनकी लाइव ट्रैकिंग तो हम कर ही रहे विमान की, लेकिन उनके घर में घुस गए विरोध प्रदर्शनकारी। श्रीलंका वाली हालत वहां पर हो गई है। आर्मी कह रही है अब हम कोशिश कर रहे हैं अंतरिम सरकार बनाने की। बांग्लादेश की परिस्थितियों पर आप क्या कहेंगे? कैसे हालात इतने बिगड़े और यहां तक पहुंचे? 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अगर भारत के इर्द गिर्द सारे देशों को अगर हम देखें, चाहे वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो, यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें बिल्कुल मजबूत नहीं है। तो जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक चेतना मजबूत नहीं होती है और लोकतंत्र में लोगों का यकीन, या सत्ता में बैठे हुए लोगों का यकीन नहीं होता है, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। वहां कई बार तख्ता पलट हो चुके हैं। वहां के जो सेना जो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका कत्ल भी हो चुका है, और सेना अपने हाथ में सत्ता ले चुकी है। यही हाल पाकिस्तान के अंदर भी दिखाई पड़ता है। यही हाल श्रीलंका के अंदर में भी था कि श्रीलंका में जब आजादी के बाद वहां पे जब भंडारनायके थे तो उनका भी कत्ल हुआ था। वहां भी सेना काफी लंबे समय तक थी। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये कि लोकतांत्रिक चेतना का अभाव। दूसरी बात यह है कि जब लोकतांत्रिक चेतना का अभाव होता है तो वहां की जो सरकारें होती हैं वो अपने आप को अथॉरिटेरियन मानने लगती है। अब आप क्या भारत में ऐसी स्थिति सोच सकती है कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुआ और विपक्ष ने इसमें हिस्सा नहीं लिया? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिजेंटमेंट वहां पे लोगों को था। लोगों की नजर में जो लोकतांत्रिक चुनाव था उसकी लेजिटिमेसी पर बहुत गहरे सवाल खड़े हुए थे। हाँ। और लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो चुनाव हुए हैं वो लेजिटिमेट चुनाव हुए हैं। तो वो गुस्सा धीरे धीरे फैल रहा था। उसमें ये जो 30% जो रिजर्वेशन का सवाल था, ये अपने आप में उसने एक जिसे कहते हैं ना, एक लावा फूट पड़ा। हाँ, और आग में घी का काम किया। जनरल मेस्टन, देखिए सबसे बड़ी वजह जो इतना बड़ा ट्रिगर बन गया वो तो था लोगों पर लगातार वहां पर छात्रों को रोकने के लिए गोलियां चलाई गई। लगभग जो दावा है, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, कि बीते दिन एक दिन में 91 लोगों की जान गई है, और जुलाई के महीने से ये आंदोलन चल रहा है। मिलाकर लगभग 300 छात्र विरोध प्रदर्शनकारियों की जान गई है। कई लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। खुद आर्मी चीफ ने कुछ देर पहले इस बात पर की चर्चा करते हुए कहा कि जिनकी हत्या हुई है हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। अब ये आर्मी चीफ भी उन्हीं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, ये शेख हसीना के रिश्तेदार हैं आर्मी चीफ। ऐसे में स्थिति बहुत बिगड़ी होगी। ऐसा नहीं लगता है, जो वहां के भी पत्रकार बता रहे हैं, कि ये आर्मी ने कू किया है। आर्मी ने बल्कि उनको सपोर्ट किया, उनको सेफ एग्जिट दिया है, वहां से निकाला है, क्योंकि आर्मी के ही चॉपर में वो निकली हैं। लेकिन 300 लोगों का जान जाना, जिसके बाद लोगों का सड़कों पर उतरना और फिर इतने आक्रामक और हिंसक होना, साफ इशारा था कि शेख हसीना गिर गई थी। उनको लग रहा था कि अब मेरे जान पर बनाई है, निकलो। जनरल मेस्टर अंजना, आपने बहुत सही एनालिसिस किया, और मेरा भी इसमें सोच विचार ये है। देखिए, ये मेरे को स्थिति वो याद दिलाती है जब चाइना में स्क्वायर मसाकर हुआ था। वहां पर भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का हुआ था, और वहां की सेना ने अपने ही लोगों पे, वहां जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर टैंक्स चला दिए गए थे। तो साफ जाहिर है इधर भी जो हुआ है, ये एक अथॉरिटेरियन रूल जब हो जाता है ना, तब वो किसी की चिंता नहीं करते हैं। वो सिर्फ उनके साथ फौज, पुलिस और जितनी भी वहां पावर है
स्टेट की वो जो पावर है उसका सारा इस्तेमाल करके वो पावर में रहने का एक उनको नशा आ जाता है। और वही शायद यहाँ स्थिति थी, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे इनके जो जनवरी में, वो सारा पॉइंट वहीं से शुरू हुआ है। ये तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमारा रिजल्टमेंट इतना बढ़ गया था। ट्रिगर ये जो अभी रिजर्वेशन से 30% वो हुआ है। तो जहां तक सेना का सवाल है, देखिए मेरे को लगता है कि मैं ये तुलना अपने भारतीय सेना के साथ करता हूँ। हमारे सामने भी ऐसी कई बार स्थिति होती है, लेकिन सेना, आप कोई भी डेट्स नहीं दूंगा और कहाँ कहाँ, यहाँ पर भी सेना ने ऑपरेट किया, हमने बहुत ही संयम से ऑपरेट किया है। ये हमेशा याद रखा है, जो भी लोग हैं वो हमारे ही देश के नागरिक हैं, वो गुमराह किए गए हैं किसी वजह से, और उनको डील करना एक बड़े अच्छे तरीके से, फर्म तरीके से, प्यार के तरीके से, रिस्पेक्ट के तरीके से, फर्मनेस के साथ हम करते हैं। तो सेना ऐसा नहीं कर सकती है कि 300 लोगों को मारिए। ये वही देश में हो सकता है जहां अथॉरिटेरियन रूल है। चाइना है, ये पाकिस्तान है, अभी ये बांग्लादेश में तो हमने देख ही लिया है। भारतीय सेना में ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलेगा कि हमारे जाकी फौज जाके हमारे ही लोगों को अत्याचार करे, बिल्कुल नहीं। हमारे जो सेना की ट्रेनिंग है, जो संयम है, और जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है सेना की, हम लोग एक अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ऑफ द डे, हमारा एक जो एक सैनिक के प्रति फर्ज होता है, देश के प्रति जो एक फर्ज होता है, वो सेना वो निभाती है। पर इन देशों में वो उनके साथ निभाते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर उन्हीं का एयरक्राफ्ट लेके वो भागी हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और जिस प्रकार आप अशरफ गानी का देखिए, वहां पर वो किस प्रकार सेना के ही एयरक्राफ्ट लेके वो गायब हो गया, और आज तक किसी को पता नहीं है। ऑफकोर्स रिपोर्ट तो यही है कि वो दुबई में है। लेकिन ये तो मैं बोलूंगा, जिसको अगर वो एक एज अ मिलिट्री मैन में बोलूंगा, ये तो कोई डरपोक और कायर इंसान करेगा जो अपने देश को छोड़ के भाग जाए। देखिए, आपने पॉलिसीज अमल की हैं, आपको उसको सफर करना होगा, अच्छी या बैड, वो वहां के लोग फैसला करेंगे। हाँ, स्थिति ये आ गई थी कि उनको भी मारने की वो नौबत आ गई थी। आप श्रीलंका भी देख लिए, उनका प्रेसिडेंट कहाँ चले गए थे, मेरे ख्याल थाईलैंड या सिंगापुर वो उस समय चले गए थे, और वापस भी आ गए। तो ये फिर जब पॉलिटिकल नशा होता है कुर्सी में रहने का, तो फिर ऐसे लीडर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भारतीय सेना है, हमारी जो लीडरशिप की एक सिखलाई है, वो दूसरे सेना मेरे ख्याल कॉपी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां उनकी सिखलाई, वो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन उनका शुरू से रहता है। पाकिस्तान में देख लिए, हमेशा पॉलिटिक्स में रहे, वो तो पॉलिटिशियंस के भी आगे रहना चाहते हैं। तो ये जो आपने सवाल उठाया, बहुत उचित सवाल उठाया है कि जो सेना का रोल रहा है, मेरे को तो साफ टाइनामेन स्क्वायर चाइना में जो हुआ है बिल्कुल वही नजर आ रहा है। इन्होंने बिल्कुल संयम ना रखते हुए अपने ही स्टूडेंट्स को मारा है। ये तो अंजना बहुत ही खराब बात है। मतलब अपने ही देशवासियों को मार, वो देशवासी गुमराह हो रखे हैं किसी भी कारणवश। उनको ये जो रिजर्वेशन के बारे में एडुकेशन करना, डिबेट करना, वो होना चाहिए था। फोर्स तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये एक सबक है हर देश के लिए, और खासकर जहाँ डेमोक्रेसी है वहां यहाँ नहीं होता है। लेकिन जहाँ अथॉरिटेरियन टाइप पावर है, जब सत्ता का आपको पावर हो जाता है, नशा हो जाता है, तो वहां के लीडर्स इस प्रकार काम करते हैं अंजना। और उसके रिपरकशन हमने देख लिए, 300 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मार दिया गया है। मेरे ख्याल इससे खराब बात नहीं हो सकती अंजना, और खासकर हमारी एक नेबरिंग कंट्री में। और वो देखिए, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, ये सब हो रहा है, तो इंडिया के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है अंजना।